So let's start with question number 2. Question number 2 में I am not going to solve this question. हाँ, लेकिन ये क्वेश्चन पूरा रीड करके पूरा का पूरा मैं एक्सप्लेन करूंगा. आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरी पॉइंट. हर एक चीज का मैं तुम लोगों को डबल इफेक्ट बता दूंगा सो दैट कि तुम लोग जब वो सम सॉल्व करो तो तुम लोग को ज्यादा प्रॉब्लम ना हो. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द सम. क्या लिखा है, लेट्स सी. ABC Limited provides the following trial balance as on 31st March 2017. तो क्वेश्चन में जो दिया वो क्या दिया है, ट्रायल बैलेंस दिया एज ऑन व्हाट 31st March 2017. राइट. चलो, अगर तुम लोग यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ट्रायल बैलेंस देखो यहाँ पे टैली हो रहा है. राइट. प्रीवियस क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा था तो हमने वहां पे डेबिट क्रेडिट लिख के पहले उसको टैली किया था एंड देन हम लोगों ने सम को स्टार्ट किया था. राइट. यहाँ पे ऑलरेडी ये टैली किया हुआ है तो हम लोग को पता है कि इसमें डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है. जो डेबिट है वो डेबिट में जाएगा, जो क्रेडिट है वो क्रेडिट में जाएगा एंड इट विल हैव ओनली वन इफेक्ट. ओके. चलो, अब यहाँ पे व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, यहाँ पे हम लोग हर एक चीज ना डिटेल में लिखते हैं कि कौन सा आइटम कौन से शेड्यूल में जाएगा या फिर कौन से नोट्स में जाएगा. ठीक है. आइटम नंबर 1, इक्विटी शेयर कैपिटल. 3,50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच के बाद कॉमा इट इज फुल्ली पेड अप. कहाँ पे जाएगा बोलो फटाफट. सर ये तो जाएगा अपने शेयर कैपिटल के नोट्स को अकाउंट में. वेरी गुड. ये कहाँ जाएगा, शेयर कैपिटल में. क्या लिखेंगे बताओ. वी विल राइट 3,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच के बाद कॉमा फुल्ली पेड अप एंड अमाउंट विल बी 35 lakhs. ओके. देन 10% डिबेंचर. बोलो 10% डिबेंचर कहाँ जाएगा. सर डिबेंचर इज योर बोरोड फंड. राइट. तो 10% डिबेंचर कहाँ जाएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स. कहाँ जाएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स. क्लियर. अच्छा, मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे ये वाला आइटम तुम लोग को दिख रहा है क्या, ये. हाँ सर, क्या दिख रहा है बताओ, 10%. अब मुझे बताओ, अगर तुमने किसी से लोन लिया है तो इंटरेस्ट भरोगे कि नहीं भरोगे. सर बट ऑब्वियस भरना तो पड़ेगा ही. राइट. सो दिस 10% बिकम्स योर हिडन एडजस्टमेंट. और ये एडजस्टमेंट ऑलरेडी हम लोगों ने 12th स्टैंडर्ड में भी देखा है. अगर लोन है तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, अगर इन्वेस्टमेंट है तो इंटरेस्ट मिलेगा. ओके. तो ये दो चीज दिमाग में फिट कर लो. अब मुझे बताओ 10% डिबेंचर का अमाउंट कितना है. सर 3 lakhs. 3 lakhs का 10% कितना आएगा. सर 30,000. तो यहाँ पे 30,000 क्या है. सर 30,000 है इंटरेस्ट. 30,000 क्या है, इंटरेस्ट. इसका मतलब तुम लोगों के ट्रायल बैलेंस में इंटरेस्ट का अमाउंट 30,000 आना ही चाहिए. तो जरा देख लेते, यहाँ पे देखो सर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर लेकिन अमाउंट है 22,500. ओ माय गॉड. इंटरेस्ट का अमाउंट होना चाहिए 30 बट है कितना, सिर्फ 22,500. इसका मतलब ये हुआ कि हमने आउट ऑफ 30,000 वी हैव ओनली पेड 22,500. हमने सिर्फ 22,500 पे किया है. इसीलिए एंट्री में, इसीलिए ट्रायल बैलेंस में सिर्फ 22,500 दिख रहा है. इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 22,500 है इट इज पेड एंड बैलेंस. एंड बैलेंस कितना बचेगा बताओ. सर बैलेंस बचेगा 7,500 और ये 7,500 इज आउटस्टैंडिंग. आउटस्टैंडिंग का मतलब ये बन गया है एडजस्टमेंट. तो दिस 7,500 is your hidden adjustment. क्वेश्चन में जब हम लोग आगे रीड करेंगे ये एडजस्टमेंट दिया भी हो सकता है, नहीं भी दिया हो सकता है. इट डजंट मैटर्स.
क्वेश्चन में दिया हो एडजस्टमेंट में या नहीं दिया हो, कंपल्सरी इट इज एन एडजस्टमेंट। 7,500 इज योर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। और इसका डबल इफेक्ट क्या आएगा? पहले ये हो जाएगा ऐड, आउटस्टैंडिंग है तो ऐड होगा, किसमें ऐड होगा? इंटरेस्ट, राइट। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है मतलब इट इज योर लाइबिलिटी। लाइबिलिटी बोले तो करंट लाइबिलिटी, और करंट लाइबिलिटी में कहा जाएगा? सर ये तो बैलेंस शीट में करंट लाइबिलिटी में जाएगा। कहाँ पे? अदर करंट लाइबिलिटीज। कहाँ जाएगा? अदर करंट लाइबिलिटीज। क्लियर विद दिस? श्योर? तो देखो मैंने क्या किया, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। मैंने पहले यहाँ पे रीड किया डिबेंचर, डिबेंचर के बाद रीड किया ये 10%, और 10% में देखते ही समझ गया कि 3 लाख पे 10% का इंटरेस्ट 30,000 तो भरना ही पड़ेगा विदाउट एनी डाउट। तो ये 30,000 में से अगर हम लोग ट्रायल बैलेंस में चेक करें तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 22,500 दिया है, ट्रायल बैलेंस में दिया है मतलब उतना पेड है, और बाकी का जो 7,500 है वो पेड नहीं है, इसका मतलब वो आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग है मतलब इट बिकम्स योर हिडन एडजस्टमेंट, और हिडन एडजस्टमेंट है तो कॉमन सेंस उसका दो इफेक्ट आएगा। आउटस्टैंडिंग है तो एड टू द रिस्पेक्टिव एक्सपेंस दैट इज इंटरेस्ट, एंड बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड बिकॉज इट इज पेएबल, और वो अदर करंट लाइबिलिटी में आएगा। ओके श्योर, आगे चलते हैं। मोटर वैन, मोटर वैन कहाँ जाएगा? सर फिक्स एसेट्स, वेरी गुड। मशीनरी फिक्स्ड एसेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग फिक्स्ड एसेट्स। लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, पहली बात गवर्नमेंट का सिक्योरिटी है, मतलब हमने इन्वेस्टमेंट किया है गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में, तो ये तुम्हारा हो जाएगा इन्वेस्टमेंट। क्या होगा? क्या होगा? इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म का है, लॉन्ग टर्म। तो बताओ फटाफट, करंट या नॉन करंट? सर लॉन्ग टर्म बोल दिया, इसका मतलब वो हो गया है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। क्या हो गया है? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। सर अगर ये लॉन्ग टर्म नहीं दिया होगा तो? देखो बॉस, हम लोग अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कॉमन सेंस से वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही होगा, वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में ही जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में स्ट्रेट फॉरवर्ड दिया है कि इट इज शॉर्ट टर्म, इट इज करंट इन्वेस्टमेंट, तो तुमको उसको शॉर्ट टर्म लेना है। इफ नथिंग इज मेंशन ऑलवेज अज्यूम दैट इट इज नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, बोले तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ओके नाउ वंस अगेन, अगर तुम लोग यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 12% दिया है, और वो इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट पे 12% मतलब 2 lakhs पे 12% बोले तो कितना होता है? सर 2 lakhs पे 12% बोले तो 24,000। इसका मतलब हमारे लिए ये जो इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट ऊपर वाला एक्सपेंस है, और ये इंटरेस्ट हमारे लिए क्या है? इनकम, राइट। तो इसका मतलब ट्रायल बैलेंस में 24,000 का इंटरेस्ट हमको मिलना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। चलो फटाफट चेक कर ले। ओ हो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इनकम फ्रॉम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कितना दिया है? 24। इसका मतलब ये जो 24 है ये एब्सोल्युटली करेक्ट है, यहाँ पे कोई भी आउटस्टैंडिंग नहीं है, मतलब यहाँ पे कोई भी हिडन एडजस्टमेंट नहीं है। सपोज अगर ये 24,000 की जगह पे 20,000 होता तो आउटस्टैंडिंग कितना होता? सर 4,000। 4,000 आउटस्टैंडिंग होता तो वो बन जाता हिडन एडजस्टमेंट, और उसका होता डबल इफेक्ट। डबल इफेक्ट क्या होता? एक तो इंटरेस्ट में ऐड कर देते, और दूसरा कहाँ जाता? आउटस्टैंडिंग इनकम है मतलब रिसीवेबल, रिसीवेबल मतलब अदर करंट एसेट्स। सिंपल, क्लियर, वेरी गुड। चल आगे चलते हैं अभी। नेक्स्ट है सेल्स। तो सेल्स कहाँ जाएगा? सो सेल्स जाएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सेल्स रिटर्न क्या होगा?
सर वो तो सेल्स में से माइनस हो जाएगा. वेरी नाइस. इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ये जाएगा तुम्हारे फाइनेंस कॉस्ट में. कहाँ जाएगा? फाइनेंस कॉस्ट. याद रखना उसमें 7,500 तुम लोगों को ऐड करना पड़ेगा. तो 22,500 प्लस 7,500 इट विल बिकम हाउ मच? 30,000. ओके. परचेसेस कहाँ जाएगा? परचेसेस जाएगा परचेसेस परचेसेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड. परचेस रिटर्न क्या होगा? परचेसेस में से माइनस. ओके. देन ओपनिंग स्टॉक ये कहाँ जाएगा? चेंजेस इन इन्वेंट्री. चेंजेस इन इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग माइनस क्लोजिंग. और याद रखना ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करते वक्त ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है. ओके. अब यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से. यहाँ पे लिखा डिस्काउंट. ये बिल्कुल भी नहीं दिया है कि डिस्काउंट अलाउड है कि डिस्काउंट रिसीव्ड है. लेकिन 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 अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो 7,500 का जो अमाउंट है ये डेबिट में दिया है. और डेबिट में दिया है इसका मतलब ये हो गया है अलाउड. मतलब अपने लिए बन गया एक्सपेंस, क्योंकि डेबिट है मतलब एक्सपेंस है. राइट. सिमिलरली अगर मान लो ये डेबिट क्रेडिट ना दिया होता देन इन दैट केस डिस्काउंट हम लोगों को गेस करना पड़ता कि वो एक्सपेंस है या इनकम. फिर ट्रायल बैलेंस टैली करते. अगर टैली नहीं होता तो डिस्काउंट एक्सपेंस लिया होगा तो डिस्काउंट रिसीव लेना पड़ेगा. डिस्काउंट रिसीव लिया होता तो डिस्काउंट अलाउड लेना होता. राइट. इसका मतलब अगर ट्रायल बैलेंस टैली करके दिया है तो डिस्काउंट दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. हमको ऑलरेडी पता है वो डेबिट है तो डिस्काउंट अलाउड, क्रेडिट है तो डिस्काउंट रिसीव. लेकिन जैसे पहले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में ट्रायल बैलेंस टैली नहीं किया था, इसीलिए देखो यहाँ पे डिस्काउंट का जो टर्म है वो उन लोगों ने प्रॉपरली दिया था कि ये डिस्काउंट अलाउड है और ये क्या है? डिस्काउंट रिसीव. क्योंकि उन लोगों ने हम लोगों को डेबिट और क्रेडिट प्रॉपरली दिया नहीं था. राइट. लेकिन इस क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखोगे तो इस क्वेश्चन में तो प्रॉपरली दिया है कि ये डेबिट है और ये क्या है? क्रेडिट है. तो डेबिट क्रेडिट दिया है इसीलिए वहां पे उन लोगों ने डिस्काउंट अलाउड या रिसीव्ड लिखा नहीं है. बिकॉज दे नो कि डेबिट है तो तुमको मालूम है डिस्काउंट अलाउड और क्रेडिट है तो डिस्काउंट रिसीव्ड. क्लियर? चल. तो डिस्काउंट अलाउड अगर है तो वो कहाँ जाएगा? सर डिस्काउंट अलाउड है तो इट विल गो टू अदर एक्सपेंसेस. वेरी गुड. कैरेज आउटवर्ड भी एक्सपेंस है तो वो भी अदर एक्सपेंस में जाएगा. रेंट एंड रेट्स विल आल्सो गो टू अदर एक्सपेंस. राइट. इनकम फ्रॉम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अदर इनकम. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के नीचे अदर इनकम है ना, वहां पे जाएगा 24,000. और याद रखना इस 24,000 से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है क्योंकि पूरा का पूरा इंटरेस्ट हम लोगों को मिल चुका है. देयर इज नथिंग आउटस्टैंडिंग. ठीक है. ट्रेड रिसीवेबल कहाँ जाएगा? ट्रेड रिसीवेबल बैलेंस शीट में करंट असेट. ट्रेड पेबल्स कहाँ जाएगा? ट्रेड पेबल्स बैलेंस शीट में लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी में. एडवर्टीजमेंट कहाँ जाएगा? अदर एक्सपेंस में. बैड डेट्स कहाँ जाएगा? अदर एक्सपेंसेस. सैलरी किसको देते हैं? एम्प्लॉय को. इट विल गो टू एम्प्लॉय कॉस्ट या फिर हम लोग बोल सकते हैं एम्प्लॉय एक्सपेंस. मिसलेनियस एक्सपेंडिचर कहाँ जाएगा? अदर एक्सपेंस. कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड एंड ग्रेजुइटी ये हम लोग किसको देते हैं? एम्प्लॉयज को. तो ये कहाँ जाएगा? एम्प्लॉय कॉस्ट या फिर बोल सकते हैं एम्प्लॉय एक्सपेंस. कैश इन एंड कैश एट बैंक कहाँ जाएगा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. ओके. चल. देन अब आ जाते हैं एडजस्टमेंट पे. एडजस्टमेंट का डबल इफेक्ट डिस्कस कर लेते हैं. इट इज वेरी वेरी इजी. लेट्स. पहला वाला क्लोजिंग स्टॉक 3,50,000 का क्लोजिंग स्टॉक है. डबल इफेक्ट क्या आ जाएगा? पहला इफेक्ट चेंजेस इन इन्वेंट्री में माइनस हो जाएगा. चेंजेस इन इन्वेंट्री में से क्या हो जाएगा? माइनस, क्योंकि ओपनिंग माइनस क्लोजिंग होता है. एंड सेकेंड
ये बैलेंस शीट में जाएगा, करंट असेट में इन्वेंट्री, राइट। डेप्रीसिएशन, मोटर वैन पे 10%, मशीनरी पे 20%, लैंड एंड बिल्डिंग पे 5%, ये डेप्रीसिएशन तो सबको पता ही है, लेस फ्रॉम रिस्पेक्टिव असेट्स। और दूसरा पीएनएल के डेबिट में डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, राइट, डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन ना। अब यहाँ पे ये एक एडजस्टमेंट नंबर 3 जो है, ये एक इंफॉर्मेशनरी एडजस्टमेंट है। क्या है इंफॉर्मेशनरी एडजस्टमेंट? देखो वो क्या बोल रहा है, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, मतलब ये जो एडजस्टमेंट है वो इसके बारे में है। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर कितना है बताओ? 30,000। उसके बारे में वो क्या बोल रहा है देखो, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर इंक्लूड्स, ओ हो, मतलब मिसलेनियस एक्सपेंडिचर के अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है क्या? 20,000 रुपीज का ऑडिट फीस। ओके, मतलब मिसलेनियस एक्सपेंडिचर के अंदर मैंने गलती से ऑडिट फीस भी डाल दिया है, तो वो तो गलत है। तो अब क्या करने का, ये 30,000 लिखो ही मत, इसी 30,000 को विल डिवाइड इट टू 2 पार्ट्स। 20,000 का ऑडिट फीस आ जाएगा, 20,000 का क्या आएगा? ऑडिट फीस, राइट। एंड बैलेंस जो है 10,000, दैट विल बी योर मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, राइट। गोल गोल घूम के ये भी अदर एक्सपेंस में जाएगा और ये भी अदर एक्सपेंस में ही जाएगा, ओके। लेकिन दोनों का नाम सिर्फ अलग अलग होगा। 20,000 ऑडिट फीस में लिखो, 10,000 मिसलेनियस एक्सपेंस में लिखो। तो अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो ये जो एडजस्टमेंट है थर्ड वाला, इस एडजस्टमेंट का कोई भी इफेक्ट हमने नहीं किया। दिस इज जस्ट एन इंफॉर्मेशनरी एडजस्टमेंट। देखो यहाँ पे ये कितना अमाउंट था? 30 था। हमने भी देखो 20 + 10 30 ही लिखा है, राइट। 30,000 कहाँ दिया था? ट्रायल बैलेंस में, तो ओनली वन इफेक्ट। तो मैं क्या करूंगा, 20,000 और 10,000 एक ही बार लिखूंगा, ओनली वन इफेक्ट कहाँ लिखूंगा? अदर एक्सपेंसेस के अंदर, राइट। तो इसके लिए इफेक्ट होगा सिर्फ एक, इट इज वन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशनरी एडजस्टमेंट कि मिसलेनियस एक्सपेंडिचर के अंदर हमने ऑडिट फीस लिख दिया, तो उसको हमने डिवाइड करके दोनों अलग से लिखा है, ओके। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है एडजस्टमेंट नंबर 4, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज पेड क्वार्टरली। क्वार्टरली का मतलब होता है 3-3 महीने का, राइट। तो हम लोग जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है वो 3-3 महीने के हिसाब से पे करते हैं, राइट, पेड क्वार्टरली। तो जरा क्वार्टरली का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते, कितना आएगा मेरे को बताओ। क्वार्टरली अगर हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करें तो व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट? देखो कितना अमाउंट है सर? 3 लाख। सो 3 लाख का 10% कितना आएगा? 30,000, राइट, इनटू 3 डिवाइड बाय 12, दैट कम्स टू 7,500 पर क्वार्टर, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं 3 महीने के हिसाब से अगर कैलकुलेशन करूँ तो मेरा जो इंटरेस्ट है दैट कम्स टू 7,500 पर क्वार्टर, राइट। तो वो क्या बोल रहा है, एंड द लास्ट क्वार्टर्स इंटरेस्ट इज येट टू बी पेड। मतलब क्वार्टरली बात करें तो पूरे साल भर में टोटल 4 क्वार्टर होता है, 4 में से वो क्या बोल रहा है, लास्ट का एक क्वार्टर पेंडिंग है, लास्ट का एक क्वार्टर आउटस्टैंडिंग है। मतलब मैंने 7,500 फर्स्ट क्वार्टर प्लस 7,500 सेकेंड क्वार्टर प्लस 7,500 थर्ड क्वार्टर, ये मैंने पे कर दिया। तो 7 3 21 प्लस 1,500 22,500 इज ऑलरेडी पेड। लास्ट वाला जो है 7,500 इज आउटस्टैंडिंग, ओके। 3 क्वार्टर का हमने पेमेंट कर दिया है, लास्ट वाला आउटस्टैंडिंग, राइट। तो अगर तुम लोग यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो 22,500 इज पेड एंड बैलेंस 7,500 इज व्हाट? आउटस्टैंडिंग। ये एडजस्टमेंट हम लोगों ने, ये एडजस्टमेंट नंबर 4 बिना पढ़े
ऑलरेडी ये एडजस्टमेंट हम लोगों ने कर दिया था। अगर ये एडजस्टमेंट क्वेश्चन में नहीं दिया होता, स्टिल इट वाज कॉमन सेंस कि हम ये एडजस्टमेंट फिर भी करते। ओके, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में दिया है, तो दैट इज जस्ट एन एडिशनल इंफॉर्मेशन। ओके, श्योर। देन नेक्स्ट, फिफ्थ वाला एडजस्टमेंट इज लिटिल बिट इम्पोर्टेंट, तो जरा ध्यान दिया जाए। ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है, तो जरा चेक कर लेते हैं ट्रेड रिसीवेबल का अमाउंट कितना है। सर यहाँ पे देखो, ट्रेड रिसीवेबल अमाउंट कितना है, 10 lakhs। ओके, वो क्या बोल रहा है, ट्रेड रिसीवेबल इंक्लूड, मतलब ट्रेड रिसीवेबल के अंदर इंक्लूडेड है क्या, a sum of rupees 25,000 due from Mr. X, बराबर है। तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग लिख के कर लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, लेट्स सी, ट्रेड रिसीवेबल जो है दैट इज 10 lakhs, राइट। उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ड्यू फ्रॉम मिस्टर एक्स और अदर्स, बोलो मिस्टर एक्स के पास से, मिस्टर एक्स के पास से कितना लेना है, सर 25,000। तो ड्यू फ्रॉम मिस्टर एक्स इज 25,000। तो अदर्स कितने बचे, सर 9,75,000। कितना बचेगा, 9,75,000। ओके, देन अब वो क्या बोल रहे हैं, जो मिस्टर एक्स है, हु हैज बिकम इंसॉल्वेंट, अब वो क्या बन गया, इंसॉल्वेंट, एंड ओनली 25 पैसे इन अ रुपी इज एक्सपेक्टेड टू रिकवरेबल फ्रॉम हिम। मतलब हम लोग ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि उसके पास से हम लोगों को 25 पैसे इन अ रुपी, 25 पैसे इन अ रुपी का मतलब होता है 25%। 25% इज रिकवरेबल, रिकवरेबल मतलब उतना मिलेगा। तो बताओ, अगर तुम सोच रहे हो कि 25% इज रिकवरेबल, तो कितना इरिकवरेबल है, कितना मिलने का चांसेस नहीं है, सर 75%। इसका मतलब ये जो मिस्टर एक्स है, ये मिस्टर एक्स के पास से 25% मिलने के चांसेस है, इसका मतलब 75% मिलने का चांसेस नहीं है। तो मुझे 75% का प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा। कितने परसेंटेज का, 75%। So 25,000 into 75%, so that gives me 18,750। तो ये जो मिस्टर एक्स के पास से जो अमाउंट ड्यू है, उस पे हम लोग 18,750 का प्रोविजन क्रिएट करेंगे। ओके, देन उसके बाद इसी के साथ ये एडजस्टमेंट भी रीड कर लेते हैं। क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट 2% ऑन ट्रेड रिसीवेबल, राइट। अब यहाँ पे जो प्रोविजन था, ये प्रोविजन तो हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे कर लिया है 75%, राइट। तो अदर्स कितने बचे, 9,75,000, उस पे हम लोगों को प्रोविजन करना है 2%। तो बोलो 9,75,000 और उस पे प्रोविजन 2%, 9,75,000 into 2%. So that gives me 19,500. So what will be my total provision? Total provision 19,500 plus 18,750. That comes to 38,250. Okay? Sure. तो यहाँ पे इन दोनों को मिला के जो मेरा टोटल प्रोविजन है दैट इज 38,250। अब मुझे बताओ व्हाट विल बी द डबल इफेक्ट फॉर 38,250। सर डबल इफेक्ट, ये जो प्रोविजन है उसका डबल इफेक्ट क्या आएगा, एक तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर बैंक डेट्स,
वो जाएगा अपने अदर एक्सपेंसेस में, पीएनएल अकाउंट के डेबिट में अदर एक्सपेंसेस। एंड दूसरा इफेक्ट जाएगा ट्रेड रिसीवेबल में से माइनस। जो अपना ट्रेड रिसीवेबल है उसमें से हम लोग क्या कर देंगे, माइनस। ओके, तो क्या आएगा डबल इफेक्ट? अगर मैं नॉर्मल बात करूं तो बैलेंस शीट में लेस फ्रॉम डेटर्स और पीएनएल में डेबिट। पीएनएल में डेबिट का मतलब अदर एक्सपेंस, और बैलेंस शीट में डेटर्स में से माइनस का मतलब होता है ट्रेड रिसीवेबल का जो नोट्स टू अकाउंट है उसमें से क्या हो जाएगा, माइनस। ओके, एंड लास्ट एडजस्टमेंट इज प्रोवाइड फॉर इनकम टैक्स। मतलब ये इनकम टैक्स प्रोविजन, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स दैट इज 1,50,000 सीधा अमाउंट में दे दिया है, तो क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से माइनस हो जाएगा। एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से माइनस, सेकेंड इफेक्ट लाइबिलिटी पे करना पड़ेगा, तो लाइबिलिटी में कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में करंट लाइबिलिटी, उसके अंदर आएगा शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में। कहाँ जाएगा, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म क्यों, क्योंकि अभी गवर्नमेंट को तो 3-4 महीने में पे करना रहेगा, राइट। एंड प्रोविजंस क्यों, क्योंकि वो प्रोविजन फॉर टैक्स है, तो कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड अंडर द हेड व्हाट, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। ओके, फिर क्या बोला है, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 17 एंड द बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। ओके, तो अब जरा यहाँ पे हम लोग उसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे देखो, एम्प्लॉय के बेनिफिट एक्सपेंस में सैलरी लिखा है, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। फाइनेंस कॉस्ट में क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन लोन 22,500 पेड है, उसी के अंदर ऐड कर दिया है आउटस्टैंडिंग का 7,500, टोटल अमाउंट इज 30,000, बराबर है। देन अदर एक्सपेंस में क्या क्या है, डिस्काउंट है, कैरेज है, रेंट है, एडवर्टीजमेंट है, बैड डेट्स है, ऑडिट फीस है। देखो ऑडिट फीस यहाँ पे 20 है, फिर मिसलेनियस एक्सपेंसेस 10,000 है, और ये जो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स दैट इज 38,250। और यहाँ पे अगर तुम लोग देखोगे तो हम लोगों ने भी प्रोविजन कितना कैलकुलेट किया, 38,250। ओके, देन इन लोगों ने नोट्स टू अकाउंट्स में ट्रेड रिसीवेबल का नोट्स टू अकाउंट्स बनाया है, राइट। टोटल रिसीवेबल है 10 lakhs, उसमें से प्रोविजन जो है वो हम लोग ने माइनस कर दिया 38,250, सो द नेट अमाउंट इज 9,61,000। यहाँ पे प्रोविजन का कैलकुलेशन किया है 25,000 पे 75% और बैलेंस पे 2%, so that comes to 38,250। फिक्स्ड एसेट का नोट्स बनाया है, यहाँ पे मोटर वैन, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, उसके ऊपर से माइनस कर दिया उसका डेप्रीसिएशन। सो टोटल 12 लाख में से माइनस किया 60,000, तो यहाँ पे 20 लाख में से -4 एंड 4 लाख में से -40, सो माय टोटल बैलेंस इज 31 लाख, राइट। 3,60,000 प्लस 16 lakhs प्लस 11,40,000, तो मेरे को टोटल कितना मिलेगा, 31 लाख। दिस इज माय फिक्स एसेट। और डेप्रीसिएशन का टोटल 40,000 प्लस 4 लाख प्लस 60,000, टोटल कितना आ गया, 5 लाख। ये कहाँ जाएगा, डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, राइट। बाकी इन लोगों ने कोई भी नोट्स टू अकाउंट्स नहीं बनाया है, तुमको नहीं बनाना है तो मत बनाओ, बनाना है तो बना दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर सेल्स लेस रिटर्न किया है, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। अदर इनकम के अंदर क्या है, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 24,000, ये आज अपना टोटल रिसीट्स। परचेसेस है 32 lakhs, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग कर देंगे तो चेंजेस इन इन्वेंट्री मिल जाएगा, दैट इज -50,000। एम्प्लॉय बेनिफिट लिखा, फाइनेंस कॉस्ट लिखा, डेप्रीसिएशन लिखा, अदर एक्सपेंस लिखा, ये आ गया अपना टोटल एक्सपेंस। टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस, दिस इज योर प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड बिफोर टैक्स। एक्सेप्शनल है नहीं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है नहीं, तो सेम प्रॉफिट आएगा। उसमें से प्रोविजन फॉर टैक्स ये एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, दैट इज 1,50,000 माइनस कर दिया, तो दिस इज माय प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ओके, अगर तुम लोग क्वेश्चन ध्यान से देखोगे तो रिजर्व से रिलेटेड भी कोई एडजस्टमेंट नहीं था, तो डायरेक्टली ये तुम्हारे रिजर्व्स एंड सरप्लस में रिफ्लेक्ट करेगा। तो यहाँ पे देखो, रिजर्व्स एंड सरप्लस बैलेंसिंग प्रॉफिट,
डायरेक्टली 6,76,250 वही यहाँ पे आ गया बराबर। चलो शेयर कैपिटल 35 लाख है। देन शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट इज नील। नॉन करेंट लाइबिलिटी बोले तो अपना लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या था 10% डिबेंचर था दैट इज 3 lakhs। देन ट्रेड पेबल में 2 lakhs। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कहाँ पे लिखोगे बताओ फटाफट। इन लोगों ने ऐसे लिख दिया, हम लोग कहाँ लिखेंगे अदर करेंट लाइबिलिटीज के हेड में 7,500। प्रोविजन फॉर टैक्स भी इन लोगों ने ऐसे लिख दिया, हम ऐसे नहीं लिखेंगे। फटाफट बताओ ये कौन से हेड में जाएगा, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में दैट इज 1,50,000 और ये इन लोगों का टोटल राइट। मैं रिपीट कर रहा हूँ, इन लोगों ने जैसे फॉर्मेट में लिखा वैसे बिल्कुल मत करना। मैं सिर्फ तुम लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ सो दैट कि तुम लोगों को आंसर तुम लोगों के सामने रहे। यू हैव टू सॉल्व इट ऑन योर ओन एंड देन इसमें से सिर्फ क्रॉस वेरीफाई कर लो। ओके। देन असेट साइड का बात करें तो नॉन करंट असेट में पहले फिक्स असेट है 31 lakhs का। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में अपना 12% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है दैट इज 2 लाख रुपीज। देन इन्वेंट्री है 3,50,000 ये अपना क्लोजिंग स्टॉक है। ट्रेड रिसीवेबल आरडीडी को माइनस करने के बाद मतलब प्रोविजन को माइनस करने के बाद इतना है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इज 2,22,000 एंड दिस इज द टैली अमाउंट। ओके, बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चन है और अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो ये एग्जाम में आजकल ईच एंड एवरी एग्जाम में वो लोग पूछ रहे हैं फॉर हाउ मेनी मार्क्स 12 मार्क्स। सो अगर मैं सच बोलूँ तो ये 12 मार्क्स तुम लोगों के लिए बोनस है। प्लीज ट्राई टू डू इट ऑन योर ओन बिना देखे। इट इज वेरी वेरी इजी अगर तुम लोग को फॉर्मेट और एडजस्टमेंट अच्छे से आता है तो। ओके, let's see the next question. Elixir Limited provides the following trial balance as on 31st March 2016. ठीक है, अब इस क्वेश्चन में व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज मैं यहाँ पे तुम लोगों को हर एक चीज एक बार रीड करके एक्सप्लेन कर देता हूँ, लेकिन व्हाट आई विल सजेस्ट यू इज तुम ये वीडियो देखो ही मत। पूरा वीडियो पहले पॉज कर लो, पूरा क्वेश्चन अच्छे से रीड कर लो, समझ लो, अगर इजी लग रहा है तो उसको सॉल्व भी करो एंड देन ये वीडियो अच्छे से देखो। ओके, बोलो फटाफट। इक्विटी शेयर कैपिटल कहाँ जाएगा सर, शेयर कैपिटल। बैंक लोन कहाँ जाएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में। लेकिन याद रखना यहाँ पे 12% दिया है मतलब ये हिडन एडजस्टमेंट हुआ राइट। तो बताओ फटाफट 2 लाख पे 12%, 12 टू 24 तो 24,000 का इंटरेस्ट आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन दिख रहा है एंड दैट इज 20,000। इसका मतलब आउटस्टैंडिंग इज 4,000 एंड दिस 4,000 बिकम्स योर हिडन एडजस्टमेंट। ओके, फर्नीचर कहाँ जाएगा सर, फर्नीचर जाएगा तुम्हारे फिक्स्ड असेट्स में। मशीनरी फिक्स्ड असेट्स, बिल्डिंग फिक्स्ड असेट्स। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट तो नाम में लिखा है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। सेल्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेल्स रिटर्न इसी में से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, अब यहाँ पे ध्यान से देखो इन्वेस्टमेंट जो दिया है उसमें कोई परसेंटेज नहीं है, तो तुम अगर परसेंटेज नहीं दिया है तो तुम इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। जब कैलकुलेट ही नहीं कर सकते तो क्या करना है, इसको अदर इनकम कंसीडर कर लो और इसमें कोई भी आउटस्टैंडिंग कोई भी एडजस्टमेंट आने वाला नहीं है क्योंकि तुम लोगों को इन्वेस्टमेंट का रिटर्न्स जो इंटरेस्ट का रेट है वो दिया नहीं। ओके, अगर इन्वेस्टमेंट का कोई रेट दिया होता तो हम लोग फटाफट कैलकुलेट करके चेक कर लेते कि कितना पैसा कितना इंटरेस्ट मिला है, कितना इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है और उसके हिसाब से एडजस्टमेंट भी हम लोग करते। ओके, चलो परचेसेस कहाँ जाएगा, परचेसेस में जाएगा। परचेस रिटर्न क्या होगा, परचेस में से माइनस हो जाएगा। ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा, चेंजेस इन इन्वेंट्री में जाएगा राइट। डिस्काउंट डेबिट में दिया है मतलब इट इज योर डिस्काउंट अलाउड, अदर एक्सपेंस में जाएगा। कैरेज ऑन गुड्स सोल्ड मतलब कैरेज आउटवर्ड है, अदर एक्सपेंस। रेंट एंड टैक्सेस अदर एक्सपेंसेस। ट्रेड रिसीवेबल तो ट्रेड रिसीवेबल में जाएगा।
राइट। देन ट्रेड पेबल्स, तो ट्रेड पेबल में जाएगा एडवर्टीजमेंट, अदर एक्सपेंसेस, बैड डेट्स, अदर एक्सपेंसेस, सैलरी, एम्प्लॉय का कॉस्ट, ऑडिट फीस, अदर एक्सपेंसेस, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय कॉस्ट, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, राइट। क्लोजिंग स्टॉक का डबल इफेक्ट तुम लोगों को मालूम होना चाहिए, डेप्रिसिएशन का मालूम होना चाहिए, आउटस्टैंडिंग सैलरी का मालूम होना चाहिए। अब ये एक नया पॉइंट है, ये मैं थोड़े टाइम में एक्सप्लेन करता हूँ। क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बोला है 5%, ये तुम लोगों को आना चाहिए। प्रोवाइड फॉर इनकम टैक्स, ये भी ऑलरेडी हम लोग ने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है। ओके चलो, नाउ एडजस्टमेंट नंबर 4 पे जाने से पहले हम लोग जरा एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, ध्यान से सुनो। अभी ये मेरा दुकान है, दिस इज माय बिजनेस। मैंने ए को कुछ बेचा, सोल्ड, सोल्ड ऑन क्रेडिट, तो ये मेरा कौन हो गया, डेटर्स। कितने का बेचा, 10,000। तो बताओ अब मेरे को ए से कितना लेना है, सर 10,000। तो लो, मैंने मेरा बैलेंस शीट बना दिया, बैलेंस शीट, तो उसमें असेट साइड में लिख दिया डेटर्स 10,000, ठीक है। 4 दिन के बाद मैंने क्या किया, ए के पास से परचेज किया क्रेडिट पे, किसके पास से, ए से। कितने का, चलो फॉर एग्जांपल 8,000 का, ठीक है। तो अब बताओ ए मेरा कौन हो गया, सर क्रेडिटर्स, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया क्रेडिटर्स 8,000। चलो फटाफट मुझे बताओ क्या मैंने सही किया। सर मुझे एक बात बताओ ना, ए से हमको लेना है 10,000 और ए को ही हमको पे करना है 8,000, तो आप ये डेटर्स और ये क्रेडिटर्स अलग अलग क्यों लिख रहे हो। तो बताओ फिर मेरे को क्या करना चाहिए। सर देखो, अगर मैं आपको बताऊं ना, तो आपको लेना है 10,000, आपको पे करना है 8,000, तो सीधा क्या करो, 8,000 दोनों में से कट करके आप ये बोलो ना उससे 2,000 लेना है। बोली वाह, यही तो आंसर है। अब करना क्या है, इन दोनों में से जो अमाउंट कम है वो क्या करो, दोनों में से माइनस कर दो, राइट। तो ऑटोमेटिकली कितना बन जाएगा, इट विल बिकम 2,000, ये बन जाएगा 0। समझा। तो अगर हम लोगों ने एक ही पर्सन के पास से खरीदा है और उसी को बेचा है, तो कॉमन सेंस से अपन तो जो नेट ट्रांजैक्शन है वही करेंगे, राइट। लेकिन अब यहाँ पे क्या दिया है वो रीड कर लेते हैं। देखो क्या लिखा है, देखो, ट्रेड रिसीवेबल इंक्लूड्स a sum of rupees 25,000 due from Mr. M Reddy। मतलब मुझे एम रेड्डी के पास से, सॉरी, बी रेड्डी के पास से 25,000 रुपीज लेना है, रिसीवेबल मिलेगा, राइट। और क्या लिखा है, एंड ट्रेड पेबल मतलब क्रेडिटर्स इंक्लूड रुपीज 15,000 ड्यू टू। ओ माय गॉड, मतलब बोल क्या रहा है, उससे 25,000 रुपए मुझे लेने हैं और 15,000 रुपीज मुझे देने। अब मिस्टर एम रेडी, बी रेडी तो एक ही बंदा है, राइट। 25,000 रुपीज लेना है और 15,000 तुमको देना है, तो बताओ कौन सा अमाउंट तुम माइनस करोगे, डेटर और क्रेडिटर दोनों में से। जो अमाउंट छोटा है वो वाला, तो यहाँ पे अमाउंट कौन सा छोटा है, 15,000। तो ये 15,000 मुझे क्या करना पड़ेगा, लेस फ्रॉम डेटर्स बोले तो ट्रेड रिसीवेबल एंड लेस फ्रॉम क्रेडिटर्स बोले तो ट्रेड पेबल्स, दोनों में से माइनस कर दो, राइट। चलो तो एक बार जरा हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। देखो ट्रेड रिसीवेबल दिख रहा है तुम लोगों को, बोलो ट्रेड रिसीवेबल का अमाउंट कितना है। सर ट्रेड रिसीवेबल का जो अमाउंट है दैट इज 12 lakhs, राइट। चलो जरा एक बार क्वेश्चन में भी वेरीफाई कर ले, यहाँ देखो ट्रेड रिसीवेबल 12 lakhs हो गया। अब क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखोगे ना, तो यहाँ पे बोला है आरडीडी क्रिएट करने को 5%, राइट।
लेकिन 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 एक चीज याद रखना, ये जो 15,000 है, ये 15,000 ये तुम्हारा डेटर्स है ही नहीं। सर क्यों? अरे वो तो क्रेडिटर्स में से सेट ऑफ हो जाएगा, डेटर क्रेडिट दोनों में से 15,000 माइनस, इसका मतलब तुम्हारा डेटर्स 12,000 है ही नहीं। तो व्हाट इज माय डेटर्स? 15,000 माइनस करने के बाद 11,85,000। तो याद रखना, जो प्रोविजन क्रिएट करना है, दिस प्रोविजन विल बी क्रिएटेड ऑन 11,85,000, राइट? तो 5% कितना आएगा? 59,250 एंड दिस इज योर बैलेंस ऑफ ट्रेड रिसीव, राइट? तो जैसे ये 15,000 का एक इफेक्ट हो गया, ये जो 15,000 है इसका एक इफेक्ट हो गया, सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? सर क्रेडिटर में से माइनस। जरा चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे लिख रहा है ट्रेड पेबल्स आफ्टर सेट ऑफ ₹15,000। तुम क्या कर सकते हो, हर एक चीज का नोट्स टू अकाउंट्स बना लो और नोट्स टू अकाउंट्स के हिसाब से करो। यहाँ देखो ट्रेड पेबल कितना है? 80,000। तो 80,000 में से 15,000 माइनस, 80,000 में से 15,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 60। क्लियर? चलो सिमिलरली अब ये 11,85,000 आ गया, उसके ऊपर 5% कैलकुलेट करेंगे तो दैट कम्स टू 59,250। 59,250 का सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? सर अदर एक्सपेंस, राइट? तो यहाँ देखो प्रोविजन अदर एक्सपेंडिचर में प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितना है? 59,250। ओके, बाकी का पूरा सम एकदम इजी है। आई नो यू विल बी एबल टू डू दैट, ठीक है? तो ये सम तुम लोग क्या करोगे एज एन होमवर्क। मैं सिर्फ तुम लोगों को ना इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ सो दैट कि तुम लोगों को वो समझ में आए। ओके, ये जो प्रॉफिट है वो कितना है? 1,86,000 है, राइट? फिर इसका जो बैलेंस शीट का टैली अमाउंट है दैट इज 35,97,750। ओके, याद रखना डिक्टो इसके जैसे सेम टू सेम हो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम अपने हिसाब से जो भी है अच्छे से नोट्स टू अकाउंट्स बनाओ और लिखो। जैसे यहाँ पे देखो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट डायरेक्टली लिख दिया, आउटस्टैंडिंग सैलरी डायरेक्टली लिख दिया। तुम ऐसे मत करो, यहाँ पे अलग से हेड लिखो अदर करंट लाइबिलिटी। तुम लोग को पहले से मालूम है हम लोग को पूरा का पूरा फॉर्मेट बना के पहले से ही रखना है। बैलेंस शीट का और पीएनएल का पूरा फॉर्मेट पहले ही बना के रखो। नोट्स टू अकाउंट्स उतना ही बनाओ जितना तुमको जरूरत लग रहा है। इनिशियली आई विल सजेस्ट एक दो क्वेश्चन में पूरा नोट्स टू अकाउंट बनाओ जैसे मैंने बनाया। ओके, एंड देन यहाँ पे देखो प्रोविजन फॉर टैक्स लिखा है, हम लोग क्या लिखते हैं? शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। प्लीज डोंट फॉलो दिस फॉर्मेट जो इन लोगों ने सॉल्यूशन में दिया है। हम लोग ने जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया, आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि तुम भी वैसे ही अच्छे से सॉल्व करो। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है तो जरा ध्यान दो। The following is the trial balance of Omega Limited as on 31st March 2018। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है लैंड एट कॉस्ट, प्लांट एंड मशीनरी एट कॉस्ट, और यहाँ पे लिखा है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। इसका मतलब यहाँ पे कंपनी इज फॉलोइंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड, राइट? कंपनी इज फॉलोइंग व्हाट? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड in order to charge what? Depreciation. तो आई एम अज्यूमिंग कि तुम लोगों को प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड बहुत अच्छे से आता होगा। ऑलरेडी तुम लोगों ने ग्रुप 1 के सम्स ऑलरेडी किए होंगे, डेप्रिसिएशन चैप्टर ऑलरेडी किया हुआ रहेगा। ठीक है, चलो लेट्स गो अहेड। तो अब देख लेते हैं कौन सा आइटम कहाँ पे जाएगा। लैंड, लैंड एट कॉस्ट है। लैंड पे तो वैसे भी डेप्रिसिएशन होता नहीं है, अगर वो लैंड एंड बिल्डिंग होता तो डेप्रिसिएशन होता, बट एज ऑफ नाउ तो वहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग नहीं लिखा है, सिर्फ लैंड लिखा है, मतलब उस पर कोई भी डेप्रिसिएशन होने वाला नहीं है। तो लैंड विल गो टू योर फिक्स्ड असेट्स। प्लांट एंड मशीनरी कहाँ जाएगा? फिक्स असेट में जाएगा। और ये जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या होगा? लेस होगा फ्रॉम फिक्स्ड असेट्स। अल्टरनेटिवली तुम इसको लाइबिलिटी साइड में भी लिख सकते हैं, अदर नॉन करंट लाइबिलिटी में, लेकिन हम लोग असेट में से भी माइनस कर सकते हैं।
ठीक है। देन उसके बाद देयर इज ट्रेड रिसीवेबल, तो ट्रेड रिसीवेबल में जाएगा। इन्वेंट्री ओपनिंग है तो चेंजेस इन इन्वेंट्री में जाएगा, राइट, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। Bank will go to cash and cash equivalent. Adjusted purchase will go to your purchases. Factory expense will go to your other expenses. Administration will go to other expenses. Selling expenses will go to other expenses. Right? Debenture interest will go to finance cost, and interim dividend will go to your appropriation. और appropriation का मतलब होता है reserves and surplus के notes to accounts. ओके। इक्विटी कैपिटल कहाँ जाएगा? शेयर कैपिटल। 10% डिबेंचर पहले तो जाएगा लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में, और 10% बोला है तो 200 का 10% कम्स टू 20, और यहाँ पे डिबेंचर इंटरेस्ट देखो 20 ऑलरेडी है, मतलब यहाँ पे कोई भी डिबेंचर इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग नहीं है। देयर इज नो हिडन एडजस्टमेंट एंड ऑल। जनरल रिजर्व कहाँ जाएगा? रिजर्व एंड सरप्लस में। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑलरेडी दिया, मतलब ये ओपनिंग बैलेंस रहेगा अपना। दिस विल गो टू योर रिजर्व एंड सरप्लस में। रिजर्व एंड सरप्लस में ओपनिंग लिख के उसके अंदर करंट ईयर का प्रॉफिट ऐड करके उसमें से माइनस कर देंगे एप्रोप्रिएशन, राइट। सिक्योरिटी प्रीमियम विल गो टू रिजर्व एंड सरप्लस। सेल्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ट्रेड पेबल्स को जाएगा ट्रेड पेबल्स में। डेप्रिसिएशन ऑलरेडी देख लिया हम लोगों ने। और सबसे इंपॉर्टेंट है ये सस्पेंस अकाउंट। सॉरी, ये सस्पेंस अकाउंट कहाँ जाएगा? ये सस्पेंस अकाउंट कहीं नहीं जाएगा, इट विल गेट कैंसल्ड। सस्पेंस अकाउंट का मतलब अभी तक ये हम लोग को पता नहीं है ये सस्पेंस अकाउंट क्या है, राइट। हम लोगों ने सिर्फ क्या किया है, ट्रायल बैलेंस टैली करना था, इसीलिए सस्पेंस अकाउंट लिख दिया है। अब हम लोगों को एडजस्टमेंट में इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट दिया रहेगा, और हम लोगों को इसको कैंसिल करना है और इसको रिप्लेस करना है जो हमारा एरर है उसके साथ। जो हमारा मिस्टेक है उसको हमको क्या करना पड़ेगा? रेक्टिफाई। ओके, चलो। तो सस्पेंस अकाउंट पे 4000 रुपीज का है। अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो सबके सब अमाउंट क्या रुपीज इन ट्रिपल जीरोस, मतलब थाउजेंड्स में। ओके, चलो। एडजस्टमेंट नंबर 1, ऑथोराइज शेयर कैपिटल क्या करना है सब लोगों को पता है। शेयर कैपिटल में ऑथोराइज कैपिटल लिख दो। क्या लिखोगे? 40,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच के बाद फुल स्टॉप, उसके बाद कुछ भी लिखना नहीं है। 40,000 इंटू 10 दैट कम्स टू 4 lakhs। लेकिन जब हम लोग लिखेंगे हम लोग को ट्रिपल जीरोस में लिखना है, तो 3 जीरो हम लोग नहीं लिखेंगे, सिर्फ 400 लिखेंगे और उसको कर देंगे डबल अंडरलाइन। डबल अंडरलाइन क्यों करते हो फटाफट बताओ? क्योंकि इसको हम लोग को टोटल में लेना नहीं है। ओके, देन द कंपनी on the advice of independent valuer wish to revalue the land 3,60,000। अब 3 जीरो में कट कर देता हूँ, लेट अस मेक इट 360। बताओ मेरे को लैंड का वैल्यू कितना है? सर लैंड का वैल्यू 220। अच्छा, 220 को कितना करना है? सर 220 को करना है 360। सो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? सर देखो, लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ाना है, बराबर है, तो जर्नल एंट्री विल बी, सॉरी लैंड का वैल्यू बढ़ाना है, जर्नल एंट्री विल बी लैंड अकाउंट डेबिट। लैंड अकाउंट डेबिट क्यों? क्योंकि लैंड का वैल्यू बढ़ाना है, राइट। तो लैंड अकाउंट डेबिट टू एंट्री विल बी रीवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट। क्योंकि अगर हम लोग लैंड का वैल्यू बढ़ाएंगे तो अपने लिए प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट क्यों होगा? बिकॉज ऑफ रीवैल्यूएशन, तो इसीलिए उसका नाम है रीवैल्यूएशन रिजर्व। कितना था? सर पहले 220 था, अब कितना करना है? सर उसको 360 करना है। तो कितने से इंक्रीज करना है? सर 140 से। तो इसका अमाउंट आएगा 140। तो व्हाट विल बी डबल इफेक्ट? देखो लैंड का बेसिक बैलेंस डेबिट है, तुमने फिर से डेबिट किया तो ये हो जाएगा ऐड टू लैंड। तो बैलेंस शीट में जो लैंड का वैल्यू है, बैलेंस शीट में इट विल बिकम 360। एंड ये जो रिवैल्यूएशन रिजर्व है ये कहाँ जाएगा? रिजर्व्स एंड सरप्लस के नोट्स टू अकाउंट्स। ओके, तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में हम लोग एक नया नाम लिखेंगे, दैट इज रिवैल्यूएशन रिजर्व। देन declared final dividend at the rate of 10% over interim dividend of ₹18। तो अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखो इंटरिम डिविडेंड ऑलरेडी दिया हुआ है,
तो ये तो दिया ही दिया है, इसके अलावा और 10% हमने डिविडेंड दिया। चलो बताओ व्हाट इज योर शेयर कैपिटल? सर 30,000, उसका 10% कितना आएगा? सर 30 रुपीज। तो 30 रुपीज इज योर प्रपोज डिविडेंड। व्हाट विल बी डबल इफेक्ट? सर एक तो जाएगा अप्रोप्रिएशन में, राइट, और दूसरा अभी तक डिविडेंड पे नहीं किया है, पेएबल है, तो दैट बिकम्स योर करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में कहाँ जाएगा? सर वो जाएगा शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में। कहाँ जाएगा? शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। ओके, तो व्हाट विल बी द डबल इफेक्ट? एक आएगा अप्रोप्रिएशन। याद रखना अप्रोप्रिएशन का मतलब होता है रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो तुम लोग को कहाँ पे प्रेजेंट करना है? रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर। रिजर्व एंड सरप्लस में हम लोग पीएनएल अकाउंट लिखेंगे, उसको अंडरलाइन करेंगे, उसमें ओपनिंग लिखेंगे, करंट ईयर का प्रॉफिट ऐड करेंगे, उसमें से अप्रोप्रिएशन माइनस करेंगे। ओके, अच्छा, तो ये भी काम खत्म हो गया। ये वाला फोर्थ वाला एडजस्टमेंट देखो सस्पेंस से रिलेटेड है, ये स्टार मार्क करके फॉर द टाइम बिंग साइड में रख देता हूँ। नेक्स्ट क्या है? डेप्रीसिएशन टू बी प्रोवाइडेड ऑन प्लांट है, प्लेन में है, प्लांट एंड मशीनरी 10% ऑन कॉस्ट। ओके, तो डेप्रीसिएशन प्रोवाइड करना है। डेप्रीसिएशन का जो एंट्री सब लोगों को पता है, डबल इफेक्ट सबको पता है। एक तो डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन में जाएगा, और दूसरा असेट में से क्या हो जाएगा? माइनस। असेट में से माइनस, ये सोचना भी मत। सर क्यों? क्योंकि तुम लोग का प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन मेथड है, तो प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन में ऐड होगा, असेट से माइनस नहीं होगा। वो कहाँ पे ऐड होगा? प्रोविजन फॉर। देखो प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन का जर्नल एंट्री क्या है? अगर प्रोविजन मेथड नॉर्मल एंट्री फॉर डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी, ये नॉर्मल एंट्री है। तो ये जो अमाउंट है ये डेप्रीसिएशन बोलेगा, तो डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन में जाएगा, और ये जो प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी में से माइनस, राइट। लेकिन इस क्वेश्चन में ये एंट्री नहीं आएगा। इस क्वेश्चन में क्या एंट्री आएगा? सर एंट्री आएगा डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट। वेरी गुड। तो इसका मतलब यहाँ पे हमने प्लांट एंड मशीनरी को क्रेडिट किया ही नहीं है। तो यहाँ पे जब तुमने प्लांट एंड मशीनरी को क्रेडिट नहीं किया तो असेट का वैल्यू कम नहीं होगा। तो यहाँ पे डबल इफेक्ट क्या आएगा? एक तो जाएगा डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन में, और दूसरा जाएगा एड टू प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। अगर यहाँ पे तुम लोग देखोगे ध्यान से, तो ये जो दिख रहा है 72, इस 72 में हम लोग ऐड करेंगे करंट ईयर का डेप्रीसिएशन। क्या करेंगे? करंट ईयर का डेप्रीसिएशन यहाँ पे ऐड करेंगे। ओके, चल अब हम लोग आ जाते हैं इस इम्पोर्टेंट वाले एडजस्टमेंट में। बाकी का सब एडजस्टमेंट हो चुका है एंड दैट इज वेरी वेरी इजी। ओके, चल अब हम लोग क्या देखते हैं, क्या समझते हैं वो देखो जरा। अब मुझे एक बात बताओ, अंडर प्रोविजन मेथड, अंडर प्रोविजन मेथड अगर हम लोग प्लांट एंड मशीनरी बेचते हैं तो कितना एंट्री आएगा? सर अगर मैं नॉर्मल केस का बात करूँ ना प्रोविजन मेथड का, तो सेल के लिए ना टोटल सब 4 एंट्री होता है। बताओ कौन कौन सा? सबसे पहला एंट्री जो असेट है उसका ओरिजिनल कॉस्ट ट्रांसफर होता है। अपना असेट कौन सा है? प्लांट एंड मशीनरी, बराबर है। तो प्लांट एंड मशीनरी को हम लोग बेच रहे हैं, तो प्लांट एंड मशीनरी विल गेट क्रेडिटेड। तो यहाँ पे आ जाएगा टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। वेरी गुड, राइट। प्लांट एंड मशीनरी पे हम लोग ने ऑलरेडी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किया है, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लायबिलिटी साइड में होता है, बेसिक बैलेंस क्रेडिट होता है, कैंसिल करने के लिए डेबिट हो जाएगा। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट विल गेट डेबिटेड, राइट। फिर उसके बाद नेक्स्ट ये अपना है पहला एंट्री, ये अपना है दूसरा एंट्री, तीसरा बेचेंगे तो बेच के क्या मिलेगा? सर कैश बैंक अकाउंट डेबिट। और फोर्थ वाला जो एंट्री है दैट इज योर प्रॉफिट और लॉस, राइट। अब कभी भी अगर तुम लोगों को मालूम है तो प्रोविजन मेथड में हम लोग एक एडिशनल अकाउंट बनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सेल अकाउंट। तो यहाँ पे कौन सा अकाउंट बनाएंगे? हम लोग बनाएंगे प्लांट एंड मशीनरी सेल अकाउंट। तो यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी क्रेडिट हुआ है तो प्लांट एंड मशीनरी सेल अकाउंट डेबिट। यहाँ पे टू प्लांट एंड मशीनरी सेल अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट डेबिट है तो टू प्लांट एंड मशीनरी सेल अकाउंट।
एंड अगर हम लोग ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़े तो उसमें क्या बोला, देखो, suspense account of rupees 4,000 represent cash received from sale of some of the machinery, मतलब हम लोग ने मशीनरी को बेचा है, कभी बेचा, ऑन 1 अप्रैल 2017। अच्छा, अपना जो बैलेंस शीट का डेट है वो क्या है सर, अपना बैलेंस शीट का डेट है 31 मार्च, मतलब डे 1 को बेच दिया है, डे 1 को, मतलब तुमने जब ईयर स्टार्ट हुआ तभी ये मशीन बेच दिया, मतलब इसके ऊपर कोई भी डेप्रिसिएशन आने वाला नहीं है, राइट। ओके, चलो कितने में बेचा सर, 4,000 में बेचा, वेरी गुड। द कॉस्ट ऑफ द मशीनरी was 10,000 and the accumulated depreciation thereon was 8। ओके, तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, जो मशीन हमने बेचा उसका कॉस्ट प्राइस है 10,000, माइनस कर देंगे उसका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बोले तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 8,000, तो उसका WDV हो गया है 2,000, लेस करेंगे सेलिंग प्राइस वो है 4,000, तो मुझे टोटल अगर ध्यान से देखें तो 2,000 का हो गया है प्रॉफिट, और प्रॉफिट हुआ तो पीएनएल अकाउंट क्रेडिट होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 पीएनएल अकाउंट, और डेबिट में हम लोग क्या लिखेंगे सर, डेबिट में हम लोग लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी सेल अकाउंट। अब मुझे पता है बहुत सारे लोगों को ना ये सब एंट्री समझ में नहीं आएगा, जिनको समझ में नहीं आ रहा है प्लीज ग्रुप 1 का डेप्रिसिएशन अकाउंट तुम अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से देख लो, क्योंकि ये प्रोविजन मेथड मैं अभी यहाँ पे नहीं सिखा सकता, इट विल बिकम वेरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर मी टू मेक यू अंडरस्टैंड ऑल दीज एंट्रीज, ठीक है। चलो, पहला एंट्री आएगा ओरिजिनल कॉस्ट का, और ओरिजिनल कॉस्ट है 10,000। दूसरा एंट्री आएगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, दैट इज 8,000। तीसरा एंट्री आएगा सेलिंग प्राइस का, एंड दैट इज 4,000, एंड लास्ट एंट्री आएगा प्रॉफिट का, दैट इज 2,000। बराबर है, ओके। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ध्यान दो, पढ़ो यहाँ पे जरा ध्यान से पढ़ो, क्या लिखा है देखो, सस्पेंस अकाउंट ऑफ ₹4,000 रिप्रेजेंट्स कैश रिसीव। ओ माय गॉड, मतलब ये जो सस्पेंस अकाउंट है वो कैश रिसीव का है, मतलब जब हम लोगों को जब ये पैसे मिले थे तब हमने ऑलरेडी एंट्री किया, देखो कभी भी हम लोग को पैसा मिलता है तो हम लोग कैश का एंट्री परफेक्ट करते हैं, तो जब 4,000 रुपए हमको मिले थे तो हमने एंट्री क्या किया था मालूम है, पैसे मिले तो एंट्री विल बी कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू, हमको समझ में नहीं आया पैसे क्यों मिले तो सस्पेंस अकाउंट, और अमाउंट लिख दिया था 4,000। ये एंट्री मैंने ऑलरेडी किया था, ये जर्नल एंट्री ऑलरेडी किया था, इसीलिए अगर ध्यान से देखोगे तो देखो यहाँ पे 2 सस्पेंस है, इसका मतलब सस्पेंस देखो यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखोगे तो सस्पेंस का बैलेंस देखो यहाँ पे क्रेडिट में, सस्पेंस दिख रहा है 4,000 क्रेडिट में, तो ये क्यों क्रेडिट में है, क्योंकि मैंने ये वाला एंट्री पास किया होगा, राइट। तो मुझे बताओ जब तुमको पैसे मिले थे, जब तुमको पैसे मिले थे तुमने ये एंट्री ऑलरेडी किया, तो क्या तुमको पैसे फिर से मिलेंगे सर, बिल्कुल नहीं। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट किया था उस सस्पेंस अकाउंट को कैंसिल करने के लिए यहाँ पे मैं सस्पेंस अकाउंट को क्या कर दूंगा, डेबिट। ओके, तो व्हाट विल बी माय जर्नल एंट्री, कैश बैंक अकाउंट को मैं डेबिट नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि ऑलरेडी मैंने कैश बैंक अकाउंट को पहले जब पैसे मिले थे तब मैंने ऑलरेडी डेबिट किया था, और उस टाइम पे मैंने सस्पेंस को क्रेडिट किया था क्योंकि मुझे पता नहीं था ये मशीनरी को बेच के पैसे मिले, तो जो सस्पेंस को मैंने क्रेडिट किया था उसको कैंसिल करने के लिए अब मैंने उसको क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने डेबिट कर दिया है। और जैसे ही तुम सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करते हो, ये वाला जो सस्पेंस अकाउंट है, this suspense account debit and journal entry का suspense account debit will get cancelled, okay, तो ये जो suspense account वाला मैटर है it will get closed, okay। चलो अब मैं यहाँ पे बना देता हूँ छोटू सा प्लांट एंड मशीनरी का सेल अकाउंट, देखो प्लांट एंड मशीनरी डेबिट है तो यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लांट एंड मशीनरी, अमाउंट विल बी 10,000। प्लांट एंड मशीनरी क्रेडिट है तो यहाँ पे क्रेडिट में बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 8,000।
प्लांट एंड मशीनरी के क्रेडिट में बाय सस्पेंस 4000 एंड प्लांट एंड मशीनरी के डेबिट में टू P&L एंड दैट इज 2000। और देखो ये टैली हो गया। तो इसका मतलब प्लांट एंड मशीनरी सेल अकाउंट का जितना भी इफेक्ट होना था वो ऑलरेडी प्लांट एंड मशीनरी सेल अकाउंट में हो चुका है। अब हमको इफेक्ट क्या देना है, ध्यान दो, हमारे फाइनल अकाउंट में हमको क्या इफेक्ट देना है। देखो प्लांट एंड मशीनरी को क्रेडिट किया है तो लेस फ्रॉम प्लांट एंड मशीनरी, पीडी को डेबिट किया है तो लेस फ्रॉम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। और यहाँ पे देखो P&L को क्रेडिट किया है, मतलब दिस इज योर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। और ये सस्पेंस और सस्पेंस तो कैंसिल हो जाएगा, ट्रायल बैलेंस का सस्पेंस और ये सस्पेंस विल गेट कैंसिल। तो इन पूरे रामायण महाभारत से हम लोग को क्या समझ में आ रहा है, सिर्फ 4 इफेक्ट। देखो अगर तुमको कुछ भी समझ में नहीं आया है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई कैन नॉट एक्सप्लेन दिस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड क्योंकि इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग हियर। ठीक है, जिसको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड अच्छे से आता है उसको समझ में आया होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो मैंने क्या बोला, प्लांट एंड मशीनरी को क्रेडिट किया है तो यहाँ पे लेस फ्रॉम प्लांट एंड मशीनरी कितना अमाउंट 10,000, लेस फ्रॉम पीडी कितना अमाउंट 8,000, सस्पेंस एंड सस्पेंस विल गेट कैंसल्ड कितना 4,000, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी ये तुम्हारे P&L के क्रेडिट में आएगा कितना 2,000। राइट, हम लोग हर एक अमाउंट 000 में लिखेंगे तो ये 10 हो जाएगा, दिस विल बिकम 8, दिस विल बिकम 4 एंड दिस विल बिकम 2। ओके, चलो अब इसका मैं चारों इफेक्ट तुम लोगों को बता देता हूँ। अच्छा, और एक पॉइंट, अब जरा हम लोग ना डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं प्लांट एंड मशीनरी का। मुझे बताओ प्लांट एंड मशीनरी कितना है। सर प्लांट एंड मशीनरी 770, राइट, और डेप्रिसिएशन तो ओरिजिनल कॉस्ट पे लेना है, राइट। प्लांट एंड मशीनरी है 770 का ओरिजिनल कॉस्ट, उसमें से मेरा सेल का ओरिजिनल कॉस्ट कितना है, जो मैंने सेल किया उसका, सर जो आपने सेल किया उसका ओरिजिनल कॉस्ट मतलब कॉस्ट प्राइस, वो कॉस्ट प्राइस है 10,000। वेरी गुड। और ये जो सेल है वो मैंने डे 1 को कर दिया, मतलब इस पे डेप्रिसिएशन आने का तो कोई सवाल ही नहीं है, तो ये बच गया 760। और इस 760 का डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%, तो आंसर आ जाएगा 76। और ये 76 है मेरा करंट ईयर का डेप्रिसिएशन। इसका डबल इफेक्ट क्या आएगा, एक डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन तुम्हारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, राइट, और दूसरा एड टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में मुझे दो चीज करना है, एक करंट ईयर का डेप्रिसिएशन मुझे ऐड करना है, और दूसरा ये जो सेल किया उसका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मुझे क्या करना है, माइनस करना है, राइट। तो चलो देख लेते हैं जरा यहाँ पे जो उन लोगों ने सॉल्यूशन किया है उसमें, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, अब यहाँ पे अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो देखो डेप्रीसिएशन दिख रहा है, डेप्रीसिएशन कितना है 10% ऑफ 760 दैट इज 76। तो डेप्रीसिएशन 76 कैसे आया, सब लोग को समझा ये वाला, ये 76 टोटल 770 था, उसमें से 10,000 का सेल किया, बचा 760, उस पर डेप्रीसिएशन 10%, तो दैट कम्स टू 76। डबल इफेक्ट क्या आएगा, एक तो डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन और दूसरा प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन में ऐड होगा। ओके, चलो देख लेते हैं जरा प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन कहाँ पे है। प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन देखो यहाँ पे तुम लोग को प्लांट एंड मशीनरी दिख रहा है, ओपनिंग बैलेंस था 770, उसमें से बेच दिया तो वो 10 माइनस हुआ, बचा कितना 760। इफ यू सी मैंने ऑलरेडी तुम लोगों को बोला था यहाँ पे लेस फ्रॉम प्लांट एंड मशीनरी मिला, लेस फ्रॉम
प्लांट एंड मशीनरी। तो ये जो 10,000 है ना, ये वाला, ये जो 10,000 है ये है वो, ये लेस फ्रॉम प्लांट एंड मशीनरी, राइट। अच्छा, ये जो डेप्रिसिएशन है, दिस इज योर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। कितना दिया बताओ सर? 172। ये 172 कहाँ से आया पता है? ये 172 यहाँ से आया, दिख रहा है 172, राइट। अब इस 172 में मुझे करना क्या है? अब मुझे इस 172 में ये दिख रहा है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, वो माइनस करना है कितना? 8,000। तो आ जाओ यहाँ पे देखो, माइनस किया ना 8, 172 में से माइनस 8 किया। और क्या करना है सर? और हम लोग को ना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में ना जो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है, करंट ईयर का मतलब 76, वो ऐड करना है। ओके, यहाँ पे देखो 76 ऐड किया, राइट। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 172 ट्रायल बैलेंस में दिया है, 8,000 कौन सा है? जो हम लोगों ने सेल किया उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस हो गया, और ये जो 76 है वो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है जो उसमें क्या हुआ है, ऐड। तो सब टोटल मिला के वो कितना हो गया है? 240। 760 में से 240 माइनस किया तो माई बैलेंस इज 520। ओके, चल। तो अब मैं पूरा का पूरा एक बार सॉल्यूशन तुम लोग के सामने रीड कर देता हूँ, सो दैट कि तुम लोग को समझ में आ जाए। ऑथराइज में 40,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 इज टोटल 400, क्योंकि रुपीज इन थाउजेंड बोला है। इशूड सब्सक्राइब में 30,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 इच। यहाँ पे ना तुम लोग क्या करो, ईच के बाद कॉमा करके फुल्ली पेड अप ये भी लिखो, ठीक है, कंपल्सरी। वो कितना आ गया? 300 आ गया। अब रिजर्व एंड सरप्लस में देखो, सिक्योरिटी प्रीमियम है 40, रिवैल्यूएशन रिजर्व है देखो 360 माइनस 220 140। अब ये रिवैल्यूएशन रिजर्व क्या है? यहाँ पे देखो मैंने ऑलरेडी तुम लोगों को बताया, दिख रहा है यहाँ पे ये रिवैल्यूएशन रिजर्व कहाँ जाएगा? रिजर्व एंड सरप्लस में कितना आएगा? 140, राइट। तो वही वन, तो रिजर्व एंड सरप्लस हो गया। जनरल रिजर्व 130 है। अब ये देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये मैं तुम लोग को थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट में कितना था सर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बैलेंस शीट में था वो था 72। तो ये अपना ओपनिंग हो गया, राइट। तो ये हो गया ओपनिंग बैलेंस का 72। प्रॉफिट फॉर द पीरियड मैंने अभी तक एक्सप्लेन नहीं किया, ये मैं थोड़े टाइम में एक्सप्लेन करता हूँ। लेस अप्रोप्रिएशन के अंदर इंटरिम डिविडेंड का 18 और फाइनल डिविडेंड का 30, राइट। इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पे इंटरिम डिविडेंड 18, और यहाँ पे देखो हम लोग ने 10% कैलकुलेट किया था, अप्रोप्रिएशन रिजर्व एंड सरप्लस में 30, राइट। ओके, अच्छा ये 30 का सेकेंड इफेक्ट क्या बोला था सर? शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। तो जरा वो भी चेक कर लेते हैं बैलेंस शीट में है क्या। ये देखो यहाँ पे अदर करंट लाइबिलिटी के अंदर 30 लिखा है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये रॉन्ग है। अदर करंट लाइबिलिटी में नहीं जाएगा, इट विल गो टू शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। मैं जैसे बोल रहा हूँ तुम लोग वैसे ही करो, ओके। चल, उसके बाद यहाँ पे जब ये 238 में से ये दोनों अमाउंट माइनस हो जाएगा, देन द बैलेंस विल बी व्हाट 190, एंड देन पूरे रिजर्व्स का टोटल करोगे तो इट विल बिकम 500, ओके। देन उसके बाद यहाँ पे अगर तुम लोग देखोगे तो डिबेंचर लिखा है लॉन्ग टर्म बोरोइंग में 200। अदर करंट लाइबिलिटी मत लिखो यहाँ पे, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, क्योंकि डिविडेंड जो है वो शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में ही आता है, राइट। तो डिविडेंड का अमाउंट आ गया 30। देन लैंड में देखो, लैंड ओपनिंग कितना था 220, उसमें ऐड कर दिया रिवैल्यूएशन रिजर्व का 140, टोटल मिला के हो गया 360। देखो यहाँ पे लैंड को डेबिट किया है, मैंने यहाँ पे लिखा भी, देखो ऐड टू लैंड कितना 140। तो देखो यहाँ पे लैंड में ये जो 140 है, ये 140 उसमें क्या किया है? ऐड किया, ओके। चलो, अब यहाँ पे अगर तुम लोग देखोगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ये सब कुछ बिल्कुल भी लिखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली तुम ये वाला 2 लिख सकते हो, राइट। और प्रॉफिट है तो कॉमन सेंस से वो इनकम हुआ,
तो इट विल गो टू योर अदर इनकम। तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, कितना अमाउंट है, दैट इज 2000। ओके, डिबेंचर का इंटरेस्ट फाइनेंस कॉस्ट है वो सबको मालूम है, फैक्ट्री सेलिंग एडमिनिस्ट्रेशन ये टोटल मिला के कितना है 120। ओके चलो अब जरा यहाँ पे रेवेन्यू पीएनएल अकाउंट देख लेते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अदर इनकम समझ में आ गया, एक्सपेंस में परचेस आ गया, फाइनेंस कॉस्ट बोले तो अपना इंटरेस्ट आ गया, डेप्रिसिएशन आ गया। अदर एक्सपेंस में ना ये जो 88 है वो 88 नहीं, इट इज 30, तभी तो 60 प्लस 30 प्लस 30 विल बिकम 120, राइट। सब एक्सपेंस माइनस किया, प्रॉफिट आ गया कितना 166, और वही 166 यहाँ पे लिखा है। ओके चलो बैलेंस शीट भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। शेयर कैपिटल लिखा है 300, रिजर्व्स का 500, डिबेंचर का 200, ट्रेड पेबल 52, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में डिविडेंड है अपना, तो टोटल आ गया 108, राइट। फिक्स एसेट में लैंड है, प्लांट एंड मशीनरी है, टोटल इज 880, इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल है, कैश एंड बैंक बैलेंस अमाउंट इज 1082। ठीक है, आई होप यू विल बी एबल टू डू दिस सम। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, मैंने प्रोविजन वाला मेथड अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया है बिकॉज आई कैन नॉट एक्सप्लेन दैट इन डिटेल। अगर वो डिटेल में एक्सप्लेन करने जाऊंगा मेरा 1 से 1.5 घंटा और जाएगा। ठीक है, तो अगर तुम लोगों को नहीं समझ में आ रहा है प्रोविजन मेथड, प्लीज लेट मी नो। मेरे पास एक वीडियो है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड का, आई विल प्रोवाइड यू दैट वीडियो, वो तुम लोग देख के उसको अच्छे से समझ सकते। ओके, थैंक यू।